होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। इससे पहले मैंने LCNR सेपरेटली हमने स्टडी किया था और उसमें फेस डिफरेंस क्या होता है आपने अच्छे तरह से इसको आपने समझ लिया था। आज जो हम करने जा रहे हैं ये हमारा LCR सर्किट, LCR एक साथ कंबाइंडली। तो हम यहाँ लिख रहे हैं LCR सर्किट, LCR सर्किट। और आपके सिलेबस में सीरीज के लिए, सीरीज आपको सीरीज में देखना है, इसलिए कि पैरेलल आपके सिलेबस में नहीं है और पैरेलल बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए CBSE बोर्ड ने इसको नहीं रखा है सीरीज। तो बहुत ही आसानी से इसको हैंडल करेंगे, बहुत आसानी से इसको हम समझ जाएंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे L है तो हमने L बनाया, इंडक्टर बनाया। C है तो हमने यहाँ पे कैपेसिटर बनाया और यहाँ पे हमने डाला रेजिस्टेंस R। L इंडक्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ इंडक्शन, कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टेंस इज R। और सबको हमने जोड़ दिया AC सर्किट के साथ, AC पावर सप्लाई के साथ जोड़ दिया, जो यहाँ पे V है। अब एक एक चीज को आप समझिए इसको। इंडक्टर में करंट अगर हम I लेते हैं, I, तो इंडक्टर में वोल्टेज करंट से 90/2 π/2 आगे होता है, जो हम बता चुके हैं आपको। इंडक्टर में वोल्टेज, पोटेंशियल ड्रॉप जो पोटेंशियल है वो करंट से π/2 आगे होता है। नेक्स्ट है कैपेसिटेंस। करंट की पोजीशन को हम चेंज नहीं कर रहे हैं I, लेकिन कैपेसिटर में वोल्टेज π/2 करंट से पीछे होता है, ये भी मैं बता चुका हूं। करंट आगे होता है और वोल्टेज पीछे होता है π/2 से। यहां पे क्या है, करंट और वोल्टेज ये दोनों सेम फेज में होते हैं। इंडक्टर वोल्टेज लीड्स करंट बाय π/2, कैपेसिटर करंट लीड्स वोल्टेज बाय π/2, और इन रेजिस्टेंस करंट एंड वोल्टेज इन द सेम फेज। अब हमें कुछ नहीं करना है, इस तीनों को अलग से हम बना देते हैं, सेपरेट। देखिए हमने सेपरेट कैसे बनाया, इन तीनों को यहां पे अलग से डायग्राम बना रहे हैं। ये इसे कहा हमने I और ये है हमारा यहां पे दिस इज द VR। ये डायग्राम रेजिस्टेंस के लिए जहां पे करंट और वोल्टेज सेम फेज में है। अब ये देखिए इस पे हमने VL लिखा, क्या देखा हमने, VL I से π/2 आगे है, ये भी तैयार हो गया। अब कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर में वोल्टेज जो है कैपेसिटर पर करंट से पीछे है। करंट को हमने एक्स एक्सिस पे रखा, उसी पर हमारा वोल्टेज भी दिखा दिया, क्योंकि दोनों सेम फेज में रेजिस्टेंस के लिए। लेकिन अगर हम इंडक्टर को ये लेंगे तो इंडक्टर में जो वोल्टेज है वो करंट से π/2 आगे होता है, जो हमने आपको दिखा दिया। और कैपेसिटर पे जो वोल्टेज है और करंट है उसमें करंट लीड करता है और वोल्टेज नीचे होता है। अब हमारे पास तीन वेक्टर है, VR है, VL है और VC है। वेक्टर लॉ अप्लाई करेंगे और अप्लाई करेंगे तो ये जो पोर्शन है यहां से हमने VC कट कर दिया, तो ये बन गया VL एंड माइनस VC। ये पोर्शन बन गया VL माइनस VC, हमने कट किया। अब हमारे पास दो आर्म्स हो गए, एक हो गया VL माइनस VC और दूसरा हो गया VR। I तो एक ही एक्सिस में, तो उसे कुछ करना नहीं है। अब यहां पर हम करेंगे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगाएंगे और हमें यहां से लेके यहां से एक डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे ये अगर ये VL माइनस VC है तो ये भी हमारा VL माइनस VC बन गया।
एक एक्स एक्सिस पे वी आर और वाई एक्सिस पे वी एल माइनस वी सी। तो हमारा जो वोल्टेज है ना तो वी आर पे होगा, ना एक्स एक्सिस पे होगा, ना वाई एक्सिस पे होगा, एक्स वाई प्लेन में होगा। तो हमने इसको यहां से मिला दिया। ये V जो है हमारा रिजल्टेंट वोल्टेज हो गया, और ये V अब जो रिजल्टेंट वोल्टेज है फाई करंट से फाई लीड कर रहा है। तो हमने क्या देखा, रिजल्टेंट वोल्टेज जो V है करंट से फाई लीड कर रहा है। तीनों का कॉम्बिनेशन लिया तो ना तो अब सेम फेस रहा, ना 90 लीड्स हुआ, ना 90 लैग्स हुआ, बल्कि यहां पर क्या हुआ फाई, और फाई हमारा यहां पर अनडिफाइन है, उसको हमें बाद में डिफाइन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम हम लगा रहे हैं, तो सीधे हमारा जो है अगर V की बात करें तो V स्क्वायर V इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी आर स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस वाई एक्सिस पे कितना है वी एल माइनस वी सी स्क्वायर। अब हमें मालूम है यहाँ पे cos 90 होगा, जब cos 90 होगा तो थर्ड स्टेप जो होता है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में वो हमारा 0 हो जाएगा। वो क्या होता है कि R इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। तो जाहिर सी बात है हमारा थर्ड टर्म है वो फिनिश हो जाएगा। या एक तरह से कह सकते हैं कि पैरेललोग्राम नहीं तो हमने सीधे पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल कर दिया। जो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से देखा जाए तो एक उसका ऑफशूट है पाइथागोरस थ्योरम। V को हम क्या कहते हैं I। अब देखिए V क्या होता है, एक रेजिस्ट V का होता है, I R होता है रेजिस्टेंस। अगर हमारा इंडक्टिव सर्किट है तो XL होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। अगर कैपेसिटिव सर्किट है, कैपेसिटेंस है सिर्फ, तो क्या होता है XC होता है। लेकिन यहाँ पे तीनों है तो ना R लिखेंगे, ना XL लिखेंगे, ना XC लिखेंगे। इस तीनों के जो इफेक्ट है, ये तीनों मिलकर जो करंट को अपोज करेंगे अपने अपने तरीके से। तीनों का करंट का अपोज करने का तरीका अलग है, रेजिस्टेंस का अलग है, कैपेसिटर का अलग है और इंडक्टर का अलग है। लेकिन तीनों का जो कंबाइंड इफेक्ट है उसका नाम देते हैं Z। उसको कहते हैं Z, और Z क्या अभी हम आपको बताएंगे। तो IZ हो गया, और आपको मालूम है VR के साथ क्या होगा I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस जो VL है तो ये क्या होगा I XL पढ़ा चुका हूं मैं आपको, माइनस I एंड XC होल स्क्वायर ऐसा हमने कर दिया। बताएंगे हमारा Z क्या है, I Z इक्वल टू, अब सब में कॉमन हमारा क्या है I सब में कॉमन हमारा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा तो हम I कॉमन यहाँ पे हम स्क्वायर लेंगे अगर, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा R स्क्वायर अब प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर, और इस सबका मैथमेटिक्स है IZ। अब इस I स्क्वायर को बाहर लेंगे रूट से तो अपना पावर लॉस करके बाहर आएगा, I हो जाएगा, और यहाँ पे हो गया R स्क्वायर अब प्लस। अब आपको ये भी मालूम है कि XL कितना होता है, XL होता है ओमेगा L के बराबर, और XC होता है 1/ओमेगा C। इस सबका स्क्वायर, I से I कैंसिल, ठीक है। तो Z इक्वल टू यहाँ पे कितना हो गया R स्क्वायर प्लस ओमेगा L एंड माइनस 1/ओमेगा C स्क्वायर अंडर रूट। तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, R स्क्वायर प्लस ओमेगा L। अब अगर एक्सेल के फॉर्म में लेंगे, अगर यहाँ पे एक्सेल के फॉर्म में, तो हमारा Z का एक भी फॉर्मूला होगा, Z इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर अंडर रूट। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है।
अब Z क्या है? Z को कहते हैं इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। Z क्या है? Z इज इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। इज इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। इंपीडेंस ऑफ द सर्किट हमारा Z है। इट जस्ट बिहेव्स लाइक रेजिस्टेंस, तो इसलिए ऐसा यूनिट ओम हो गया। ऐसा यूनिट ओम, दो चीजें Z। अब अगर 1/Z कर दे, 1/Z, तो याद कीजिए अगर हम 1/R क्या होता है? कंडक्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कंडक्टेंस। अगर रेजिस्टेंस अपोज करता है करंट को तो कंडक्टेंस परमिट करता है। तो वैसे ही अगर 1/Z करें तो इज नॉन एज एडमिटेंस, इज नॉन एज एडमिटेंस ऑफ द सर्किट। मतलब ये करंट को परमिशन देता है, रोकता नहीं है। 1/Z एडमिटेंस ऑफ द सर्किट। ये हमारा 1/Z। ओके, अब 1/Z की यूनिट क्या होगी? जस्ट लाइक कंडक्टेंस, इसकी यूनिट होगी ओम इनवर्स MH मो एंड तीसरा सीमेन। ये तीनों जो है एडमिटेंस की यूनिट्स हैं। तो होप यू गॉट इट। अब ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम को हम एक अलग से सर्किट पे लेते हैं और उसका नाम छोटा सा रख देते हैं इंपीडेंस ट्रायंगल। ऐसा कुछ नया कोई चीज है नहीं, बस थोड़ा सा हटा के उसका नाम देते हैं इंपीडेंस सर्किल। तो अब आपको हम बताते हैं, ये हटा दे इसको पहले। और क्या है इंपीडेंस सर्किल? एक रिप्रेजेंटेशन है, 2 नंबर का, 1 नंबर का सवाल एग्जाम में आ सकता है। अगर न्यूमेरिकल हुआ तो 3 नंबर। इंपीडेंस ट्रायंगल। इंपीडेंस ट्रायंगल क्या है? इंपीडेंस ट्रायंगल देखिए जरा इसको। इस डायग्राम को हम यहां पे लेके आ गए। ये फाई, अब जो VL माइनस VC है, यहाँ पे हमारा VR है, तो VR के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? R। और VL माइनस VC जो हमने कट कर दिया था ये वैल्यू, तो दिस इज XL माइनस XC। और यहां पे Z इक्वल टू हो जाएगा R² प्लस XL माइनस XC स्क्वायर अंडर रूट। इट इज द इंपीडेंस ट्रायंगल। हम अगर किसी भी इंपीडेंस को जब हम ट्रायंगल पे शो करते हैं, एंड हाउ कैन यू फाइंड आउट, तो हमें इसे कहते हैं इंपीडेंस ट्रायंगल। एक्स एक्सिस पे R लिया हमने, वाई एक्सिस पे XL माइनस XC लिया, और दोनों का जो रिजल्टेंट लिया पाइथागोरस थ्योरम से, तो हमारा Z आ गया। दिस इज द इंपीडेंस। ओके, अभी सवाल उठता है जो Z है हमने निकाल लिया, हमारा फाई कैसे निकालेंगे? हाउ कैन यू फाइंड आउट फाई? फाई को कैसे फाइंड आउट करेंगे? आपके कई फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, लेकिन जनरली हम tan से निकालते हैं। अब देखिए इस ट्रायंगल को, tan फाई इक्वल टू XL माइनस XC, XL माइनस XC अपॉन R। इसे हम कहेंगे tan फाई, एंड फाई इक्वल टू tan इनवर्स XL माइनस XC अपॉन R। ऐसे भी कह सकते हैं tan फाई इक्वल टू VL माइनस VC अपॉन VR, एंड फाई इक्वल टू tan इनवर्स VL। तो जनरली हम इससे XL माइनस XC से निकालते हैं, वैसे हम किसी भी चीज से हम उसको निकाल सकते हैं। अब एक चीज देखते हैं,
इफ एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी, अगर इफ एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी, एक्सएल क्या है, एक्सी से बड़ा है, इस कंडीशन में क्या होगा, एक्सएल माइनस एक्सी क्या होगा, व्हाट विल बी दिस, इज पॉजिटिव। तो ये जो एक्सएल माइनस एक्सी है बच्चों, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो tan फाई क्या होगा, इज एक्यूट एंगल, ये हमारा एक्यूट एंगल होगा। मीन्स tan फाई कितना होगा, ग्रेटर देन 0 एंड tan फाई लेस देन 90। तो हम ये क्या देख रहे हैं कि अगर हमारा यहां पर फेस जो है लीड करने लगा, मतलब वोल्टेज हमारा करंट से लीड कर रहा है, अगर लीड करता है तो इस कंडीशन में जो है एलसीआर सर्किट उसमें तीनों मौजूद है, लेकिन अगर लीड करता है तो हम क्या कहेंगे, इसको इस तरह का सर्किट जिसमें एल आर सी तीनों है, लेकिन फेस एंगल फाई जो है एक्यूट आता है, जिसमें वी वोल्टेज करंट को लीड करता है, इसे हम कहते हैं इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट। है तो तीनों, लेकिन डोमिनेट कौन कर रहा है, इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट। जैसे अब तीन फ्रेंड हैं और होता क्या है कि तीनों की कभी कभी एक डोमिनेटिंग नेचर का होता है। आपको क्या, एक कह रहा है कि यार कोई कहा कि हम ब्रेड पकौड़ा खाएंगे, एक ने कहा कि हम जो कुछ हम डिफरेंट लस्सी पी लेते थे, जैसे कहा नहीं यार मैं चाय पीने का मूड है। लेकिन चाय वाला जो अक्सर उसका डोमिनेटिंग नेचर है, आप जो है सबमिसिव नेचर है आपका, तो आपने कहा नहीं तो चाय पी लेते हैं, ठीक है ना। तो है तीनों यहाँ पर, लेकिन डोमिनेट कौन कर रहा है, इंडक्टेंस, अगर हमारा फाई एक्यूट एंगल होता है और 0 से बड़ा और 90 से कम होता है। अब एक और टॉपिक है, ठीक है, इसी से रिलेटेड, लेकिन उसका नाम ही हम अलग कर देते हैं। उसको पहले हम लिख देते हैं रेजोनेंस, और तब उसको सेपरेट हेडिंग में पढ़ाएंगे उसको कि रेजोनेंस क्या है, और लेकिन डिराइव हम यहीं से करेंगे। यहां पे लिखा हमने रेजोनेंस, चलिए क्या है रेजोनेंस। इफ एक्सएल इक्वल टू एक्सी, अब बेटा दोनों बराबर है, एक्सएल एक्सी के बराबर है। अब इसमें दो चीज हम निकालना है, एक तो z निकालना है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर अंडर रूट। अब यहां पे एक्सएल एक्सी बराबर है, ये तो खत्म हो गए दोनों, तो क्या बचा हमारा, z इक्वल टू आर स्क्वायर अंडर रूट एंड z इज इक्वल टू आर। एक ऐसा सर्किट, ऐसा एलसीआर सर्किट जिसमें एक्सएल और एक्सी दोनों बराबर आ जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या देख रहे हैं, इंपीडेंस रेजिस्टेंस के बराबर है। मतलब एक्सएल, आप ये समझिए कि अगर एक्सएल माउंट एवरेस्ट है तो उतने ही गहराई का मरियाना ट्रेंच बन गया एक्सी, दोनों बन के 0 कर लिया उन्होंने, दोनों लड़ के आपस में अपनी इफेक्ट को खत्म कर लिया, और डोमिनेट कौन करने लगा, आर, और आर जेड के बराबर हो गया। तो इस तरह के सर्किट को जहां पे जेड आर हो, इंपीडेंस, इसमें इंपीडेंस कम हो जाता है, क्या होता है, इंपीडेंस बिकम लीस्ट, सबसे कम होता है, बिकम्स लीस्ट। और अगर एडमिटेंस की बात करें, एडमिटेंस इक्वल टू 1/z बिकम्स मैक्सिमम। एक ऐसा सर्किट जिसमें एक्सएल एक्सी के बराबर हो, जब बराबर होगा तो इंपीडेंस कम हो जाएगा और एडमिटेंस ज्यादा हो जाएगा, मतलब रेजिस्टेंस, रुकावट कम और करंट का बहना, हिंदी में धारा प्रवाह बहुत ज्यादा होता है,
उस तरह की सर्किट को हम रेजोनेंस सर्किट बोलते हैं। ऐसा एलसीआर सर्किट जिसमें एक्सएल एक्सी के बराबर होता है, जिसके वजह से जेड आर के बराबर हो जाता है और करंट इंपीडेंस कम हो जाता है और हमारा एडमिटेंस बढ़ जाता है। एडमिटेंस बढ़ता है तो करंट हमारा बढ़ जाता है बहुत ज्यादा, उसी सर्किट में करंट ज्यादा फ्लो करने लगता है और उस तरह के सर्किट को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स? उसे हम कहते हैं रेजोनेंस सर्किट। अब एक और चीज जरा देखें, tan फाई, यहां पे tan फाई कितना है? एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। और जब दोनों बराबर होंगे तो tan फाई इक्वल टू, ये तो 0/r हो गया, एंड tan फाई इक्वल टू 0 एंड फाई इक्वल टू 0। अगर दोनों बराबर हैं तो उस केस में tan फाई 0, मतलब ये हुआ कि हमारा करंट और वोल्टेज सेम लाइन पर हो गए। एक और एडिशन हो गया, एक ऐसा एलसीआर सर्किट जिसमें करंट और वोल्टेज सेम फेस में आ जाए, उसे हम रेजोनेंस कहते हैं। अब 1-2 मिनट में सुन लीजिए पूरी कहानी इन द ब्रीफ। रेजोनेंस क्या होता है? रेजोनेंस वो सर्किट होता है जब एक्सएल एक्सी के बराबर होता है, जिसके वजह से जेड आर के बराबर हो जाता है, जिसके वजह से जेड आर के बराबर हो जाता है, जिसके वजह से इंपीडेंस कम हो जाता है, एडमिटेंस ज्यादा हो जाता है और ज्यादा से ज्यादा करंट फ्लो करने लगता है। इस कंडीशन में रेजिस्टेंस सर्किट हमारा प्योर रेजिस्टिव बन जाता है। होते एक्सएल एक्सी दोनों हैं, लेकिन हमारा सर्किट क्या होता है? रेजिस्टिव सर्किट कहलाता है, ठीक है। और उसमें हमारा फेस जो है 0 होता है, करंट और वोल्टेज सेम फेस में जाते हैं। लेकिन ये कब होता है? आप इस चीज को समझिए, ये कब पॉसिबल है? अब ये कब पॉसिबल है? अब जरा समझिए, एक्सएल इक्वल टू एक्सी, ठीक है। एक्सएल को हम 2 पाई न्यू एल कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं? एक मिनट और थोड़ा आसान कर दो। एक्सएल हो गया ओमेगा एल के बराबर और एक्सी हो गया 1 ओमेगा सी। ओमेगा सी, अब ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हो गया एल 1 एल सी। इसको क्या लिख सकते हैं? 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा कितना होता है? 2 पाई न्यू। स्क्वायर करेंगे तो 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर इक्वल टू 1/LC। न्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई स्क्वायर एंड 1/LC, एंड न्यू इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट 1/LC। यही एक कंडीशन है कि जिसमें दोनों फ्रीक्वेंसी, जिसमें हमारा एक पार्टिकुलर वैल्यू है, ये हमारा क्या है? फ्रीक्वेंसी। अगर हम ये पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, वैल्यू पुट करके हम निकाल सकते हैं। इस पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ही हमारा दोनों एक्सएल एक्सी बराबर हो सकता है, क्योंकि हमें अच्छी तरह से मालूम है, अगर हम जानते हैं कि अगर हम ये ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये हमारा एल है न्यू एंड एक्सएल, और यहां पर लेते हैं हम न्यू और एक्सी, तो इसमें तो ऐसे बढ़ता है, इसमें ऐसे घटता है। यहाँ पे देखिएगा, आपको न्यू बढ़ने से एक्सएल बढ़ रहा है, यहाँ पे न्यू बढ़ने से एक्सी घट रहा है। लेकिन एक्सएल और एक्सी ऐसा, एक्सएल एक्सी कब बराबर होंगे? सिर्फ एक ही वैल्यू पे बराबर होंगे, सिर्फ उस वैल्यू को बोलते हैं हम, इस वैल्यू को बोलते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी, या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी
रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, दो नाम देते हैं इसको। ये एक पार्टिकुलर वैल्यू पर ही है, चलो हम नाम ये इसे हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एक ही वैल्यू पे ये पॉसिबल है इसे। यू गॉट इट। अब सवाल ये उठता है कि क्या नेचुरल फ्रीक्वेंसी या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी सर्किट के करंट और वोल्टेज पे डिपेंड करता है? नो स्टूडेंट्स, डिपेंड नहीं करता है। इस फॉर्मूला में कहीं भी वोल्टेज वगैरह नहीं, सिर्फ एलसी है। अगर आपको कहा जाए कि भाई एक लो कि हमारे पास 3 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है और हमारे पास 3 हेनरी का इंडक्टर है, निकाल दो इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो हमें सर्किट में लगाने की जरूरत नहीं है, करंट वोल्टेज से मतलब नहीं है। सीधे हम एक लाइन क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेंगे यहाँ पे नेचुरल फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई, ये लिया 1/3 माइक्रोफैराड 10⁻⁻6 इंटू 1/3। तो फाइनली न्यू कितना हो गया 1/2 पाई, ये कितना हो गया 1/9 इंटू 10⁻⁻6, ये हो गया न्यू इक्वल टू। बस एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रहा हूं मैं इसको कि आप इसे समझ लें कि आई और वी पे बिल्कुल नहीं डिपेंड करता। तो न्यू इक्वल टू 1/2 पाई। अब ये हमारा क्या है यहाँ पे 10⁻³ एंड बाई 9, तो 1/2 पाई, ये बाहर आया तो 10⁻³, ये हो गया 3। बाकी आप कैलकुलेट कर लीजिए। मतलब हमें निकाल लेंगे नेचुरल फ्रीक्वेंसी। नेचुरल फ्रीक्वेंसी हम सिर्फ एल और सी के वैल्यू से निकाल सकते हैं। सवाल ये उठता है फिर रेजिस्टेंस का कोई रोल नहीं है? अभी बताएंगे क्या है रेजिस्टेंस का रोल। अब एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, देखिए ये ग्राफ है। हम ओमेगा लें या न्यू ले, बात एक ही है, लेकिन जनरली हम ग्राफ ओमेगा का लेते हैं। ये हमें करंट है और हमारा ग्राफ ये ऐसे आ गया। ये जो वैल्यू है ना, ये ओमेगा है। इसको न्यू नोट कर देते हैं बच्चों, आसानी होगी समझने में। नेचुरल के लिए हम यहाँ नेचुरल के लिए ओमेगा कर दिया हमने। यहाँ पे करंट मैक्सिमम होता है I0। ये ग्राफ है। व्हाट टू सी, जैसे जैसे ओमेगा मतलब जैसे जैसे न्यू, जैसे जैसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, ये देखिए करंट बढ़ रहा है। एक मैक्सिमम पॉइंट को टच करने के बाद अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो हमारा करंट घट रहा है। क्लियर? तो मतलब यह है कि ओमेगा कम है, ओमेगा ज्यादा है, उन दोनों कंडीशन में करंट हमारा कम होता है। सिर्फ एक पार्टिकुलर वैल्यू जहां पे करंट हमारा मैक्सिमम होता है। अब अगर सपोज करो हम 2 पॉइंट ले रहे हैं, अपने हिसाब से चूज कर रहे हैं, ये हमारा ओमेगा 1 है। हम क्या देख रहे हैं, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 पे 2 हमारे करंट के वैल्यू है। एक करंट का वैल्यू है 2, तो हम यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये भी वैल्यू ले लिया हमने ओमेगा 3, ये वैल्यू लिया ओमेगा 4, ये हमारा I1 मान लीजिए, ये I2 मान लीजिए। तो हम क्या देख रहे हैं कि ओमेगा 1 और ओमेगा 2 दो वैल्यूज पे एक करंट है I1। सिमिलरली ओमेगा 3 और ओमेगा 4 दो वैल्यू पे एक करंट है I2। सिर्फ एक यूनिक वैल्यू है ओमेगा नॉट, यहाँ पे करंट एक ही होता है, I0 होता है और मैक्सिमम करंट होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, होप थिंग्स आर क्लियर टू यू। अब एक और चीज देखिए, फिर से मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। दिस इज ओमेगा नॉट, नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंड दिस इज I0। अब अगर हम यहां पे पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ ओमेगा 1 एंड पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ ओमेगा 2, ये दो खास वैल्यू है, खास फ्रीक्वेंसी है जहां पे करंट होगा I0/√2 के।
कुछ खास वैल्यूज है। तो अगर आपको ओमेगा नॉट पे आई नॉट निकाली आपने, तो फिर आप ओमेगा 1 ओमेगा 2 भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आई नॉट से आई नॉट रूट टू आरएमएस वैल्यू निकालना है, तो आरएमएस वैल्यू पे ओमेगा 1 ओमेगा 2 बराबर होगा। अब एक सवाल उठता है कि क्या सर्किट के रेजिस्टेंस का कोई गेम नहीं है, कोई रोल नहीं है? है बेटा, है। अब समझिए कैसे इसका रोल है। मैंने ये लिया, देखिए इस पे एक ये ग्राफ है, एक ये ग्राफ है, एक मिनट, एक सपोज करो ग्राफ है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे? सब का ओमेगा नॉट 1 है, लेकिन सब का जो मैक्सिमम करंट है यहाँ पे आई नॉट, इसका आई नॉट, इसका आई नॉट 1 मान लिया, इसको आई नॉट 1 मान लिया, आई नॉट 1 मान लिया, आई नॉट 2 मान लिया। सब के अलग अलग मैक्सिमम करंट है। सवाल उठता है क्योंकि इसमें हमारे रेजिस्टेंस के वैल्यूज अलग अलग हैं। अगर एलसीआर सर्किट में यहाँ पे कब बनता है? जब XL इक्वल टू XC है। अगर यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस R1 है, एलसीआर सर्किट में 3 तरह के एलसीआर सर्किट है जिसमें सब में XL, L और C बराबर है, XL इक्वल टू XC है, लेकिन तीनों सर्किट के अलग अलग रेजिस्टेंस है। यहाँ पे R1 है, यहाँ पे R2 है और यहाँ पे R3 है। R1 क्या है? R1 ग्रेटर देन R2 एंड ग्रेटर देन R3। करंट क्या होगा? I02 ये बड़ा होगा, I02 ग्रेटर देन I01 एंड ग्रेटर देन I01, एक मिनट बच्चों, I02 एंड दिस इज I03। तो I03 ग्रेटर देन I02 एंड ग्रेटर देन I01। मतलब यह है कि जो करंट का जो पीक वैल्यू है वो डिपेंड करता है कि सर्किट का रेजिस्टेंस क्या है। अब एक टॉपिक है जो आपके सिलेबस से हट गया है, जिसे बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर। एक टाइम था जो रेडियो का टाइम था, अब ट्रांजिस्टर का टाइम है। अब तो और भी सोफिस्टिकेटेड, मतलब मोबाइल में भी रेडियो आ गया। जब मैं टीनेज में था तो हमारे फादर ने ला के रेडियो दिया था, और मैं एक चैनल लगाता था तो 2 स्टेशन एक साथ लग जाया करता था, इसलिए कि उस टाइम के जो हमारे रेडियो होते थे उनके रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होते थे, वो इलेक्ट्रिकल सर्किट ज्यादा होते थे। आज के जमाने में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जिसमें हमारा रेजिस्टेंस कम होता है, जिसकी वजह से पीक बहुत शार्प बनता है। क्वालिटी फैक्टर और ट्यूनिंग सिलेबस में नहीं है, इसलिए इस टॉपिक को मैं छोड़ रहा हूं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए फिर हम मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।